हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। राजस्व यानी कि पब्लिक फाइनेंस, जिसके बारे में हम लगातार पढ़ रहे हैं। राजस्व क्या होता है? जहां पर सरकार के आयों और व्ययों का विभिन्न नीतियां तैयार की जाती हैं। देखिए, व्यय तभी होगा जब आय होगा। इसका मतलब ये हुआ, आय की प्राप्ति होने के बाद ही उन्हें विभिन्न प्रकार की मदों में व्यय किया जा सकता है। तभी वही तो राजस्व नीति होता है। इसी को तो समझना होता है, जिसके बारे में हम लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सरकार के जो सार्वजनिक आय यानी कि सरकार जो आय प्राप्त करती है वो कौन कौन से स्रोत से आ रही है, कौन कौन से सोर्सेज है, ठीक है ना। और अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक आय को किस प्रकार से विभाजित किया है, वर्गीकृत किया है। राइट, समझ में आ गया ना। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए कोई भी चीज़ है, जैसे हम लोगों में पेट में दाना जाएगा, अन्न होगा, तभी तो हम काम करेंगे। इसका मतलब आय प्राप्ति होगी तभी तो सरकार व्यय करेगी। तो आय का समझना जरूरी है। इसका मतलब होता है कि हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर हम सार्वजनिक आय के बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ये हमारा सार्वजनिक आय का जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर 2 में है और ये हमारा है लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 क्यों? क्योंकि इससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। हम डिटेल से बात कर चुके हैं इस पे का अर्थ क्या होता है, राजस्व के उद्देश्य क्या है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। तो हमें बात करना है कि जो सार्वजनिक आय है, ठीक है ना, ये सार्वजनिक आय क्या होता है, इसके अर्थ के बारे में, इसके स्रोत कौन कौन से हैं और इसका विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण कैसे हुआ है, इनके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये समझना पड़ेगा सार्वजनिक आय का अर्थ क्या होता है। देखिए, सार्वजनिक आय का मतलब होता है सरकार को, अपनी सरकार को किसी भी प्रकार की व्यय करने के लिए जो प्राप्तियाँ प्राप्त होती है, ठीक है ना, जो प्राप्तियाँ होती है, प्राप्तियाँ मतलब होता है दैट इज रिसिप्ट्स। जो प्राप्तियां होती हैं उन प्राप्तियों को हम बोलते हैं। अब ये जो प्राप्तियां होती है अलग अलग प्रकार की, वो अलग अलग सोर्स से प्राप्त होती हैं। तो इन सभी प्राप्तियों का जो टोटल सम्मिलित किया जाता है ना, उसे ही हम सार्वजनिक आय के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा और डिटेल से समझने जाएं तो हम इसको दो अर्थों में, संकुचित अर्थ और विस्तार के अर्थ से, संकुचित अर्थ में कहते हैं कि सार्वजनिक आय में उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जो नियमित प्रवाह के रूप में एक राज्य को प्राप्त होती है। नियमित प्रवाह का मतलब होता है सरकार को विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं, जैसे टैक्स लेती हैं सरकार, विभिन्न प्रकार के कार्यों के बदले फीस वसूलती है, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, लाइसेंस फीस हो गया, ठीक है ना। और इसके अलावा सरकार जो नियम कानून तोड़ते हैं उन पर जुर्माना लगाया जाता है। सरकारी कंपनी होती है, उनको सरकार को आय, तो अलग अलग सोर्स से जो भी आय की प्राप्ति होती है उन सभी अर्थ को सार्वजनिक आय के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डाल्टन के अनुसार, डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया है कि सार्वजनिक आय को व्यापक या संकुचित अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर व्यापक अर्थ में इसमें समस्त प्रकार की आय और प्राप्तियों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि संकुचित अर्थ में केवल वे प्राप्तियां सम्मिलित की जाती है जो आय में साधारण विचार में सम्मिलित हो, मतलब टैक्स वगैरह। इसके अलावा प्राचीन समय में ये माना जाता था कि सरकार लोगों से टैक्स लेती है, उसी टैक्स को खर्च करती है। लेकिन आधुनिक अर्थ में, आधुनिक समय में सरकार के आय के सोर्स बढ़ गए हैं। सरकार जो है आर्थिक क्रियाएं संपन्न करती हैं, सरकार दूसरे का बहुत सारे जो है कार्य में सरकार लोन देने का काम करती है, वहाँ से सरकार को ब्याज भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से सरकार के प्राप्तियां जो होती हैं वो कई प्रकार से बढ़ गई हैं। इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, आगे आने वाले लेक्चर में भी पढ़ेंगे और इसमें तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है कि सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड आपको हर एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आते हैं वो मिल सके। इसके अलावा अगर हम इसको डिटेल से और आगे बात करें, सार्वजनिक आय का महत्व। देखिए, महत्व का मतलब वैल्यू, क्यों पढ़ते हैं, जरूरत ही क्यों है सार्वजनिक आय को। हमें तो पता है ना सरकार को इनकम मिल रही है, तो क्या फ़ायदा है बेटा, सब कुछ समझना पड़ेगा। देखिए, सार्वजनिक आय का महत्व क्या होता है। देखिए, आय से ही सब कुछ होगा। आपकी इनकम नहीं होगी कि आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, घूमना फिरना है, वीकेंड पे जाना है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, फैमिली जो है फंक्शंस अटेंड करने, कहाँ से होगा, पैसा होगा, इनकम होगी तभी तो होगा। इसी प्रकार के सरकार को विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं, देश का विकास कार्य करना पड़ता है, वृद्धा पेंशन देना है, सब्सिडी प्रदान करना है, सरकारी कर्मचारियों को वेतन दे रहा है, भाई कहाँ से आएगा
जब उनको आय की प्राप्ति होगी तभी तो आएगा। तो ये जो इनकम होता है ना, यही सार्वजनिक आय है। इसको तो थोड़ा सा समझने जाए, अगर हम बात करते हैं उत्पादन, अगर उत्पादन की बात करते हैं कि जिस प्रकार से अर्थशास्त्र में उत्पादन का स्थान होता है, अर्थशास्त्र ये बताता है कि उत्पादन से ही आय जनरेट होता है, आय से उपभोग होता है, उपभोग से पुनः उत्पादन होता है। उसी प्रकार से एक देश में सार्वजनिक आय की वैल्यू होती है। मतलब जिस प्रकार एक उपभोक्ता के लिए उपभोग आवश्यक है, उपभोग के बाद उत्पादन होगा, उत्पादन से जो है आय का जनरेशन होगा, एक चक्रीय प्रवाह आपने पढ़ा था, उसी प्रकार से देश की सरकार के लिए आय की वैल्यू होती है, क्योंकि सरकार के दिन प्रतिदिन के व्यय धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार के सामने नए नए एक्सपेंडिचर्स खुल के आ रहे हैं, और एक्सपेंडिचर करने हैं, व्यय करने, तो आय तो होना चाहिए। तो आय का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। क्यों? बिना आय के सरकारें एक कदम भी नहीं चल सकती। सरकार का कोई भी काम होता है देश के विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए, सार्वजनिक विकास के लिए, इंस्टीट्यूशंस डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए आय की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक है ना। इसके अलावा अब हमें पढ़ना है कि सार्वजनिक आय समझ लिया, अब सरकार को किन किन स्रोतों से आय की प्राप्ति होती है। सोर्स, कौन कौन से सोर्स है। अगर इसके सोर्स के मतलब कहाँ कहाँ से भाई पैसा आता है, आप कहते हैं ना भाई कहाँ कमाते कहाँ से हो, पैसा कहाँ से। अगर हम इनकम की बात करते हैं, सरकार के पास कई सारे सोर्स ऐसे हैं जहाँ से उनको इनकम की प्राप्ति होती है। बेसिकली इसको दो कैटेगरी में, आपने अगर 12th की बात किया होगा, 12th में बताया गया होगा राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। पूंजीगत प्राप्तियां भी सार्वजनिक आय का हिस्सा है, लेकिन उसको दूसरे कैटेगरी में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट किसी लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन जब हम केवल सार्वजनिक आय की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं पब्लिक रेवेन्यू, रेवेन्यू टर्म होता है, इस पर केवल और केवल रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करेंगे, यानी कि राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, अब यहाँ पर केवल राजस्व प्राप्तियों की बात करेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करेंगे, और इसको दो प्रमुख स्रोत बांटा गया है, दो कैटेगरी में। एक होता है आपका टैक्स रिसिप्ट यानी कि कर प्राप्तियां, दूसरा होता है नॉन टैक्स। देखिए, एक तो सरकार को टैक्स के रूप अनिवार्य रूप से लोगों पर लगाया जाता है, लोग देते ही देते हैं। दूसरा होता है जो टैक्स के इतर दूसरे तरीके से मिलता है। तो दो प्रकार का हो गया, कर आगम और दूसरा हो गया गैर कर आगम। समझ में आ गया। अब इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे इन दोनों को, कर आगम क्या होता है और गैर कर आगम होता है। अगर हम कर आगम की बात करते हैं टैक्स में, सीधी सी बात है, समझ में आ गया। टैक्स यानी कि कर होता क्या है। अगर बात करते हैं कि आधुनिक युग में सरकार को प्राप्त होने वाली जो आय होती है, उसमें सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा रिसिप्ट जो है किसका होता है। अराउंड सरकार की जो 100% रिसिप्ट्स होती हैं, प्राप्त होती है। यहाँ पर हम पूंजीगत को छोड़ देंगे, हम कर और गैर कर की बात करेंगे। इसका 60% रिसिप्ट जो है कर से होता है और 40% जो होता है गैर कर से होता है। तो सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है कर ही है। ठीक है, इसका मतलब होता है कर होता क्या है कि आप कहेंगे सर कर समझ में आ गया, हम यूज़ भी करते हैं, मीनिंग क्या हो गया। कर एक अनिवार्य भुगतान है, कर एक अनिवार्य भुगतान होता है जो सरकार जनता से प्राप्त करती है, या फिर इसको दूसरे अर्थ में समझो कि सरकार को दिया गया एक अनिवार्य भुगतान जिसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है। मतलब समझे ना, कुछ नहीं मिलता है। आप, सरकार ने आपके ऊपर लगाया और आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। आप मना नहीं कर सकते हम टैक्स नहीं देंगे, आप कुछ कह ही नहीं सकते कि मैंने टैक्स दिया बदले में कुछ दो, कुछ नहीं मिलेगा। सरकार ने आपके ऊपर टैक्स लगाया तो देना पड़ेगा। इसके बारे में फिलिप ई टेलर एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कर सरकार को किया गया वह अनिवार्य भुगतान। देखिए यहाँ पर वर्ड होता है कंपल्सरी पेमेंट, अनिवार्य भुगतान। आप मानो या ना मानो, हंस के दो या रो के दो, जैसे मर्जी है। अगर टैक्स लगाया गया है तो यू हैव टू पे, आपको देना पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। ठीक है ना। तो यहाँ पर अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले में करदाता किसी लाभ की आशा नहीं रख सकते कि कहेंगे भैया मैंने टैक्स दिया है मुझे सारा सुविधा दो। नहीं, आपका टैक्स आपके लिए नहीं है, आपका टैक्स पूरे देश के लिए है। मतलब आप सरकार को जो देंगे, सरकार केवल आपके लिए नहीं पूरे देश के विकास के लिए उस टैक्स का प्रयोग करेंगे। मतलब समझ में आ गया ना।
मतलब क्लियर है कि सरकार को आप पेमेंट करोगे क्योंकि आपके पास लगाया गया अनिवार्य भुगतान है, बदले में आप ये नहीं कह सकते मुझे कुछ मिलेगा। इसके बाद प्रोफेसर डाल्टन ने भी इसको एक्सप्लेन किया। डाल्टन के अनुसार कर किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अंशदान है और उसका करदाता को बदले में प्राप्त होने वाली सेवाओं की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता। अगर आपको कुछ मिल रहा है एक अंश मात्र है, क्योंकि आप भी इस देश के नागरिक हैं, इसलिए सुविधा आप रोड बन गया है तो केवल आपके घर के सामने रोड बना, आप कहेंगे खड़े होंगे भाई मेरे घर के सामने रोड बना हुआ है तो मैं चलूँगा, मैंने टैक्स दिया। नहीं, वो रोड सबके लिए, आपके लिए नहीं। सरकारी हॉस्पिटल बना है, आपके लिए नहीं बना है, सबके लिए बना रहा है। स्कूल आपके लिए नहीं है, सबकी स्ट्रीट लगी है, उसकी रोशनी केवल आपके लिए नहीं। मतलब आपका टैक्स आप दे रहे हैं तो आप उसकी मात्रा का आपसे कोई सरोकार नहीं है, ठीक है ना ही आपके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। टैक्स जुर्माना नहीं है, टैक्स कोई सर्विस नहीं है। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो सरकार के द्वारा आपकी आय के ऊपर, आपकी संपत्ति ऊपर अलग अलग तरीके से लगाती है एंड आपको पेमेंट करना पड़ता है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ें। अगर इसके उदाहरण की बात करते हैं, हमें सबको पता है कि हमने पढ़ भी रखा है, टैक्स दो तरीके का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही व्यक्ति उसका पेमेंट करता है, वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। वो ये नहीं कर सकता भैया मैं तो नहीं दूंगा दूसरे से ले लो, नहीं। अगर आप पर लगाया गया यू हैव टू पे, जैसे आपकी इनकम के ऊपर लगाया टैक्स आयकर, आपके पास फैक्ट्री है, आपकी कंपनी के प्रॉफिट पे लगाया टैक्स निगम कर, आपकी प्रॉपर्टी पे लगा जैसे हाउस टैक्स होता है, संपत्ति कर और उपहार कर, ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ डायरेक्ट होता है, आप इसको रोक नहीं सकते। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, हाँ इस टैक्स से बचा जा सकता है। अप्रत्यक्ष कर आपके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से लगता है, बेसिकली वस्तु और सेवाओं के उपभोग करने के लिए। आप चाहते हैं, आप टैक्स नहीं देना चाहते, भाई जिस पर टैक्स लग रहा है वो सामान यूज़ मत करो, आपको टैक्स नहीं देना है, सामान यूज़ मत करो। आपको पैकेट फूड का आइटम खरीदे मत खरीदो, मतलब वस्तु और सेवाओं पर लगाया गया टैक्स इनडायरेक्ट। क्यों अब बात करते हैं इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि ये वो टैक्स होता है जिसके ऊपर लगाया जाता है वो खुद पेमेंट ना करके किसी और से। क्यों? अब देखिए जीएसटी पेमेंट करना होता है दुकानदारों को, बिजनेसमैन को। आप सामान खरीदने जा रहे हैं, दुकानदार क्या करते हैं, आपको सामान बेचने के उसमें से पैसा भी आपसे ले लेता है टैक्स का। तो पैसा आपने दिया किसको? सरकार को नहीं, आपने दिया दुकानदार को, दुकानदार ने दिया सरकार को। तो आपने इनडायरेक्ट किसी, कहीं तो लोगों को पता ही नहीं होता कि वो टैक्स दे रहे, हम तो टैक्स नहीं देते। भाई हर आदमी, छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो, टैक्स देता है, इनडायरेक्ट ही सही। कोई कहता है ना तो भाई मैं तो टैक्स वैक्स नहीं देता, गलत बात बेटा, आप गलत फहमी में जी रहे हो। टैक्स हर कोई देता है, बस ये है कि आपको पता नहीं है, क्योंकि आपने जो कमोडिटी यूज़ किया है, पैकेट, आप कहीं बस में जाते हो, आप मूवी देखने जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में बैठते हो ना, तो हर जगह जो बिल दिया जाता है उसमें टैक्स इंक्लूड, लिखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, मतलब आपने टैक्स दिया है। इसके अलावा सीमा शुल्क होता है, मनोरंजन कर जिसको हम क्या बोलते हैं इंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब कुछ इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ही आता है। ओके, अब दूसरा हो गया, आपने डायरेक्ट टैक्स को समझ लिया, प्रत्यक्ष कर को। अब हम बात करेंगे किसकी? गैर कर आगम की, नॉन टैक्स रेवेन्यू की। अगर नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं, टैक्स के अलावा विभिन्न सोर्स से सरकार को प्राप्त होने वाली आय, ठीक है ना। क्योंकि सरकार को केवल कर से ही आय नहीं प्राप्ति, सरकार की दूसरी बहुत सारी गतिविधियां हैं जिसके माध्यम से सरकार को आय की प्राप्ति होती है, सरकार को इनकम मिलता है। वो कौन कौन सा है समझ लो। सरकार की वह आय जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है उसे हम गैर कर आय कहते हैं। और आधुनिक समय में सरकार की दिन प्रतिदिन की कार्यों को देखते हुए गैर कर आयों की मात्रा भी बढ़ती चली जा रही है। बात यह है कि कौन कौन से स्रोत कहाँ से प्राप्त होती है। अगर कहाँ से प्राप्त होती है ये वाली बात आती है तो सरकार को प्राप्त होने वाली बहुत सारे। अब बात होती है सरकार की ये सोर्स बढ़ते क्यों हैं। सबसे पहला रीज़न है इन साधनों से राज्य को बड़ी मात्रा में आय प्राप्त होने लगी है, इसलिए अप्रत्यक्ष कर की वैल्यू बढ़ रही है। गैर कर साधनों से देश के उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है, उत्पादन, क्योंकि गैर कर जो है वस्तु सेवा ये अनिवार्य नहीं होता है कि लोग इनकम ये उत्पादन के ऊपर या कई प्रकार की दूसरे तरीके से लगाया जाने वाला होता है।
अलग अलग तरीके से प्राप्त होती है, तो इससे उत्पादकता की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, लोगों को रोजगार और लाभ प्राप्त होता है, जिससे उनकी आय, बचत और विनियोग करने की इच्छा में भी वृद्धि होती है। गैर कर संसाधन अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए भी उपयोगी होता है। तो कई सारे रीज़न हैं जिसके कारण देश में गैर कर की जो है महत्वता बढ़ती चली जा रही है। अब बात करेंगे सोर्सेस। सोर्सेस मतलब कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से सरकार को अलग अलग तरीके से टैक्स के इतर दूसरे तरीके से आय की प्राप्ति होती है। सबसे पहला मूल्य। क्या है मूल्य? वैल्यू, प्राइस। हम सबको पता है सरकार उत्पादन कार्यों में भी लगी हुई है। सरकार के उत्पादन सोर्स, सरकार की कई सारी कमोडिटी है, तो सरकार अपनी सेवाओं और वस्तुओं को बेचने के बाद जो प्राप्त करती हैं, जैसे सरकारी डाक टिकट बेचा जाता है, तार होता है, सर्विस, कुरियर सर्विस होता है, सरकार इलेक्ट्रिसिटी बेचती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स होता है जो सरकार बेचती है आम जनता को, वहाँ से सरकार को आय की प्राप्ति होती है, यानी कि ये मूल्य है पहला ये। ठीक है, फर्स्ट वन। सेकंड, शुल्क या फीस। सरकार की बहुत सारी सेवाएं ऐसी होती हैं जिसका प्रयोग जनता के द्वारा किया जाता है, और सरकार की उन विशेष सेवाओं के बदले में हमको पेमेंट करना होता है, जिसको शुल्क या फीस कहते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत फीस, थोड़ा बहुत माइनस सा देना पड़ेगा। सरकारी हॉस्पिटल में जाते तो वो आपको रसीद कटानी होती है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ती हैं। आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो आपको फ़ीस देना पड़ेगा। आप जो है गन लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये लाइसेंस लेनी पड़ेगी। मतलब सरकार की जो है विशेष सेवाओं का उपयोग के बदले में आप जो पेमेंट करते हैं वही होता है फीस या शुल्क। जुर्माना या दंड, सरकार को यहाँ से बहुत बड़ी इनकम प्राप्त होती है। अब जुर्माना या दंड सरकार जो है ज़बरदस्ती नहीं, सरकार नियम और कानून बनाती है, और उसके साथ एक क्लॉज जोड़ा जाता है कि जो भी व्यक्ति या संस्था उन नियमों को नहीं मानेगी या सरकारी नियमों को पालन नहीं करेगी या सरकारी नियमों को तोड़ेगा, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, दंड लगाया जाएगा। आर्थिक रूप से इकोनॉमिक पेनल्टी होती है, तो सरकार को जुर्माने, जैसे फॉर एग्जांपल हम सबने कहा है भाई बाइक चलाते हो हेलमेट लेके चलो, लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने बाल खराब हो जाते हैं, हीरो होते हैं, उनको हेलमेट अच्छा नहीं लगता है। आप चलते चले जा रहे हो, आप कहेंगे तो उन लोग क्या मामा कहते हैं अक्सर पुलिस वालों को, मामा लोगों ने रोक लिया, चालान काट दिया, हो गया ख़त्म। तो आपके ऊपर आपकी, क्योंकि आपने नियम तोड़ा है, आपने सरकार की कानून का पालन नहीं किया है, इसलिए सरकार ने आपका चालान काटा है, और इससे भी सरकार को प्राप्ति हुई। बहुत सारे ऐसे होते हैं, अदालत के द्वारा, कोर्ट के द्वारा जुर्माना लगाया जाता है, सरकार की कई सारी चीज़ों पर जुर्माना लगाया जाता है, लड़ाई दंगा करते हैं तब सरकार होता है, तो सरकार को जुर्माने के माध्यम से बहुत सारी प्राप्तियाँ होती हैं। सरकारी संपत्ति का किराया, देखिए देश में बहुत सारी संपत्तियां ऐसी होती हैं जिसका उपभोग आम जनता के द्वारा किया जाता है या विशेष संस्था के द्वारा किया जाता है या फिर व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, और ये ऐसी संपत्तियां होती हैं जिन पर सबका हक होता है, यानी किसी एक का नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या निकालते हैं, रेता निकालते हैं, आप सबको पता है रेता निकालते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से आपको घर बनाना है, आप रेता खरीदते हैं, रेता फैक्ट्री में थोड़ी ना बनती हैं, रेता नहर का है, नहर से आता है, नदियों से निकल के आता है, वहाँ से माइनिंग करके फिर गाड़ी वगैरह लोड करके आपके घर में डाला जाता है, बदले में आप कुछ ट्राली वगैरह पेमेंट करते हो। अब क्या जो है नेचर या सर नदियाँ आपसे किराया वसूल करती नहीं, क्योंकि वो सबकी हिस्सेदारी है, आपने उसमें से एक पार्ट यूज़ किया है, तो बदले में आपको उसका शुल्क देना पड़ता है, जिसका एक हिस्सा सरकार के पास जाता है। तो आपने जंगलों का प्रयोग किया है, ठेका दे दिया जाता है, तालाबों का ठेका दिया जाता है, नदियों का ठेका दिया जाता है। ये सार्वजनिक संपत्तियों के उपभोग करने के बदले में सरकार एक शुल्क वसूल करती है, जिसको किराया बोलते हैं। यहाँ से भी सरकार को अच्छी खासी इनकम होती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सरकारी उपक्रमों से प्राप्त आय।
भारत में सरकारी कंपनियों की भरमार है, बहुत सारी सरकारियाँ कंपनी हैं और सरकारी कंपनियां रन होती हैं, वहाँ से लाभ भी अर्जित होता है, प्रॉफिट मिलता है, तो लाभ का हिस्सा सरकार को जाता है। कहीं कहीं सरकार के शेयर है, कहीं सरकार का 100% हिस्सेदारी है। सब कुछ जो भी रन होता है वहाँ से, जैसे BSNL है, MTNL है, ONGC है, HP है, इंडेन है, ये सब सरकारी कंपनीज़ है। अलग अलग बैंक्स है सरकारी कंपनीज, तो यहाँ से सरकार को अच्छी खासी इनकम मिलती है, वो सब सरकार का है, आय का सोर्स है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो आय है, जो कुछ भी हमने देखा, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, करगत आय, गैर करगत आय, इसके अलावा बहुत सारे अर्थशास्त्री ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने हिसाब से सार्वजनिक आय को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, जिसको बोलते हैं सार्वजनिक आय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। 2 मिनट में इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सार्वजनिक आय का वर्गीकरण अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा कैसे किया गया है, विस्तार से समझाइए, तो आपको समझाना पड़ेगा। तो अलग अलग प्रकार से जो वर्गीकरण हुआ है वो कुछ इस प्रकार से, वो कौन कौन से, वो समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप बेस्टेबल का वर्गीकरण। बेस्टेबल एक अर्थशास्त्री रहे अपने समय के, बहुत बड़े। बेस्टेबल ने कहा है कि सार्वजनिक आय को 2 भागों में बांटा गया है बेस्टेबल के अनुसार। एक सत्ता के कारण प्राप्त आय, दूसरा होता है बड़े प्रमंडल से प्राप्त आय। पहला श्रेणी है, 2 देखिए। एक होता है सत्ता के कारण कि सरकार अपने पावर के कारण एक इनकम लेती है। दूसरा, सरकार को दूसरे सोर्स से प्राप्त जो आती हैं। सबसे पहले वह आय जो सरकार को अपनी सत्ता के प्रभाव के कारण प्राप्त होती हैं, उसे हम जो है सत्ता के कारण प्राप्त आय बोलते हैं। जिसको सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है? टैक्स। जैसे मैंने टैक्स हो गया, जैसे टैक्स में आता है GST हो गया, इनकम टैक्स हो गया, वो इसलिए सरकार को मिलता है क्योंकि सत्ता में है, पावर में है। लेकिन इसके अलावा दूसरी श्रेणी में सरकार को बड़े प्रमंडलों, यानी कि सरकारी कंपनी हो गया या सरकार न्यायाधीश होती है, कोर्ट जुर्माना वगैरह लगाती हैं, इसके कारण प्राप्त होती हैं। सरकार की ये जो आय निगम के कारण, व्यावसायिक निगम को के तरीके से सार्वजनिक कंपनियां होती है, वहाँ से प्राप्त होती है। लेकिन हम सबको पता है केवल इतना ही नहीं होती, इसके अलावा सरकार के बहुत सारे, तो अभी मैंने बताया भी कौन कौन सोर्स से हैं। इसका मतलब पुराने समय में किया गया ये वर्गीकरण छोटा है और अवैज्ञानिक है, क्योंकि हमें पता है इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे सोर्स है जहाँ जिससे सरकार को आए, इसको नेगलेक्ट किया गया बाद में। इसके अलावा दूसरा है एडम स्मिथ, जिनको आपको नाम सुना ही होगा, जाने पहचाने हैं दादाजी। क्या कौन है? अर्थशास्त्र के पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम जो है सार्वजनिक आय को 2 श्रेणी में बांट सकते हैं। एक है सरकारी संपत्ति से प्राप्त आय और दूसरा होता है नागरिकों से प्राप्त आय। ये भी कुछ उसी की तरह जैसे बेस्टेबल ने कहा था। इन्होंने कहा सरकार को भूमि, वनों तथा खानों से प्राप्त, जैसे मैंने लास्ट में बताया था सरकारी संपत्तियों से प्राप्त, ये गैर कर होता है। ये सरकारी संपत्तियों के उपभोग के बदले में सरकार प्राप्त करती है। ये पुराने समय में, क्योंकि एडम स्मिथ बहुत पुराने रहे हैं, वो अपने समय में जैसा सोचते थे, देखते थे, उसी हिसाब से आधुनिक समय तो बदल गया है। इसके अलावा दूसरी श्रेणी में क्या आता है? करों और शुल्कों के द्वारा सरकार को जो आय प्राप्त होती हैं वो इसमें आ जाती हैं, और ये वर्गीकरण भी अपर्याप्त माना गया क्योंकि ये भी संकीर्ण रहा, यहाँ पर भी सभी चीज़ों को शामिल नहीं किया। बाद में सेलिंगमैन ने कहा है कि सार्वजनिक आय को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? एक होता है सरकार को प्राप्त अनिवार्य आय, सरकार को निःशुल्क आय और सरकार के अनुबंधनीय आय। 3 प्रकार की आय को कैटेगरी में बांटा है, जहाँ पर जो कर है, जुर्माना है, सार्वजनिक प्राप्ति से मिलने वाली आय को अनिवार्य आय की कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि सरकार टैक्स लगाती हैं, जुर्माना लगाती हैं, सरकारी कंपनियों से जो प्राप्त होता है वो तो मिलना ही मिलना है, तो अनिवार्य आय हो गया। इसके अलावा सरकार को जो उपहार के रूप में मिलता है, अलग अलग देशों से, व्यक्तियों से दान स्वरूप मिलता है, अलग अलग जगह से मिलता रहता है, वो सारी चीज़ों को निःशुल्क आय कहते हैं, क्योंकि इसके बदले में सरकार को किसी को कोई विशेष सेवा देने की आवश्यकता नहीं होती, सरकार को ऐसे ही मिल जाती है। जैसे कोई पेंडेमिक के टाइम जैसे कोरोना आया था, लोगों ने भर भर के दान किया था, ये सब उपहार के स्वरूप मिलने वाला आय होता है। इसके अलावा अनुबंधनीय आय होता है। अनुबंधनीय आय क्या होता है?
कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम होता है कि सरकार भूमियों, वनों और खानों पर ठेके पर, क्योंकि यहाँ पर सरकार इनको ठेके में देती है, कॉन्ट्रैक्ट पे देती है, लीज पर इसको बोलते हैं। जैसे कोई बड़ा सा तालाब है, सरकार ने किसी ठेकेदार को दे दिया कि आप यहाँ पर मछली मारो, मछली पालन करो, बदले में इनकम का एक हिस्सा हमें दे दो, तो इसको अनुबंधनीय आय होता है। जैसे रेता ठेके पर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे रोड होता है, हाईवे होता है, टोल कलेक्ट करने का ठेका दिया जाता है, ये सब अनुबंधनीय इनकम के अंतर्गत आता है। इसके अलावा लुट्स का वर्गीकरण, लुट्स ने जो है सार्वजनिक आय को 6 भागों में बांटा है। टैक्स के रूप में प्राप्त होने वाली आय, सार्वजनिक ऋण मतलब सरकार जो लोन लेती है अलग अलग जगह से, विदेशों से, आरबीआई से, जनता से, अलग अलग जगह से जहाँ से मिल जाए सरकार में। उसके अलावा सरकार को प्रशासनिक कार्य करती हुई सरकार खुद लोन देती है, दूसरे काम करती है, यहाँ से सरकार को जो है इनकम मिलता है। व्यावसायिक आय होती है, सरकार निगम वगैरह चलाती है, वहाँ से इनकम की प्राप्ति होती है। सरकार को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता या अनुदान प्राप्त होती है। हस्तांतरण आय होता है, सरकार दूसरे विदेशों वगैरह से मिलता है कभी, ये सब सरकार के विभिन्न इनकम होती है लुट्स के अनुसार, ठीक है ना। फिर होता है टेलर का वर्गीकरण। टेलर ने सार्वजनिक आय को 4 वर्गों में बांटा है। टैक्स के रूप में प्राप्त आय, सरकारी कार्यों को करते प्रशासनिक आय जो होता है, व्यावसायिक आय, निगम जो कंपनी वगैरह होती हैं वो उनसे यहाँ से आए, और अनुदान और ऊपर, यहाँ पर भी लगभग ये पहले जैसा है, ठीक है ना। इसके अलावा डाल्टन का वर्गीकरण, डाल्टन ने क्या किया है, डाल्टन ने 12 भागों में बांटा, 12 सबसे बड़ा और सबसे डिटेल से इन्होंने सार्वजनिक आय को अलग अलग ग्रुप में बांटा है। जिसमें सबसे पहला तो ये टैक्स तो है ही है, अनिवार्य भुगतान होता है टैक्स, जहाँ पर सरकार को सबसे ज़्यादा आय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सरकार ऋण भी लेती है, लोन लेती है, जब अपना आय पूरा नहीं कर पाती है तो खर्चे पूरे नहीं होते हैं। सरकार की सार्वजनिक संपत्ति, जैसे मैंने बताया था, खान वगैरह होता है, ठेके पे दिया जाता है। शुल्क लगाती है, जैसे फीस वगैरह होता है, ये दूसरे भुगतान होते हैं, सरकार के विभिन्न कार्यों के बदले में, सेवाओं के बदले में प्राप्त होता है। सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, यानी सार्वजनिक कंपनीज होती है, जैसे BSNL वगैरह होते हैं, वहाँ से जो प्राप्त वगैरह होता है वो सब इसमें आ जाती हैं। इन्होंने जो है डाल्टन साहब ने बड़ा डिटेल से देखिए। इसके अलावा छापे खाने से प्राप्त, सरकार मुद्रा वगैरह छापती हैं, मुद्रा देती है, वहाँ से रिटर्न में जो उनका ब्याज वगैरह प्राप्त हो जाता है। सरकार को लोग स्वेच्छा से उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, डोनेट करते हैं, डोनेशन वगैरह आता है, वो इसमें इंक्लूड होता है। विशेष निर्धारण होता है सरकार के द्वारा, कहीं के विशेष रूप से कोई योजना वगैरह चलाया जाता है, वहाँ से सरकार को इनकम वगैरह प्राप्त होती हैं। स्वेच्छा से मिला उधार, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, या कई सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो विकास के लिए, विशेष कार्यों के लिए उधार देती हैं, बहुत ही कम दर पर या फिर 0 रेट पर, ठीक है ना। ये भी इसमें शामिल हो जाता है। सरकारी उद्योगों का लाभ इसमें शामिल होता है। सरकार जुर्माना लगा के जो प्राप्त करती हैं, या फिर सरकार क्षतिपूर्ति प्राप्त करती हैं, अलग अलग जगह से कोर्ट वगैरह से क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है, सरकार की कोई मानहानि होगी या सरकार को प्राप्त होता है। ये सब चीज़ें जो हैं सरकार की क्या होती हैं, इनकम को बढ़ाती हैं। इसके अलावा कुछ क्लासिफिकेशन और भी है, जैसे भारत के अर्थशास्त्री रहे मेहता जी, उन्होंने जो है एक बहुत ही बड़े अपना विचार व्यक्त कर, इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन्होंने 4 वर्गों में बांटा है। एक टैक्स के रूप में सरकार को प्राप्त होता है, या फिर सरकार को उपहार, जुर्माना या अन्य दूसरे प्रकार से प्राप्त होने वाली आय होती हैं। सरकार को विभिन्न प्रकार की सर्विस के बदले प्राप्त शुल्क के रूप में, और एक होता है महसूल के रूप में प्राप्त आय। ये 4 प्रकार की इनकम होती हैं। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक आय को बांटा है, और ये अभी मैंने पढ़ाया हुआ भी है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा इसी को फॉलो किया जाता है। वैसे तो टैक्स के कई टाइप होते हैं, लेकिन सार्वजनिक आय के 2 प्रकार बांटा गया है, जिसको मैंने पढ़ा है। एक कर संबंधी आय और दूसरा होता है गैर कर संबंधी आय। टैक्सेबल इनकम और नॉन टैक्सेबल इनकम, ये जो है सरकार की सबसे बड़ी इनकम होती है, ठीक है ना। समझ में आ गया। सार्वजनिक आय की हम पढ़ चुके हैं, बस ध्यान में ये रखना है द इकोनॉमिक्स गुरु को, जहाँ पर आपको अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में लिखना है ढाली सर, और फेसबुक में लिखना है नकुल ढाली, और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।